Hello guys, how are you? Today I am talk about class 9th biology chapter number 5, the fundamental unit of life. So guys, please like and subscribe my channel and share with your friend. Guys, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम एनसीईआरटी को समझने वाले हैं। तो लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक पर। तो इस चैप्टर के अंदर गाइस बात की गई है सेल के बारे में। पहले आपको बता देते हैं सेल के बारे में, थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं गाइस। जो हमारी बॉडी की या कह सकते हैं कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है, जो बेस होता है, वो क्या होता है? सेल होता है। कह सकते हैं कि हमारी जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होता है, उसकी जो बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल, यानी सेल से ही बन के तैयार होता है। जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारी बॉडी में कोई सेल बनी और सेल, एक सेल, दो सेल, इस तरीके से काफ़ी सारी सेलें क्या होती हैं? एक जुड़ जाती हैं और इस तरीके से किसका निर्माण करती हैं? यहाँ पर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। इट मीन्स पहले सेल बनेगी, उसके बाद टिश्यू बनेगा। जब टिश्यू बनने के बाद टिश्यू क्या करता है? उसका एक स्पेशलाइज फंक्शन होता है। टिश्यू के बाद फिर बनेंगे ऑर्गन। ऑर्गन जैसे कि बात करते हैं, हार्ट हुआ, स्टमक हुआ, पैनक्रियाज हुई, इंटेस्टाइन हुई, ये सारी क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन से मिलके बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में जैसे हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में गाइस क्या आ जाता है? आपका एक स्टमक आ जाएगा, पैनक्रियाज आ जाएगा, एनस, रेक्टम, लिवर और फूड केनाल, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी सबसे पहले सेल बना, सेल के बाद क्या बना? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और क्या बन गया? ऑर्गेनिज्म बना। ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा? पॉपुलेशन। तो इस तरीके से गाइज एक इस चीज़ का, या कह सकते हैं एक किसी ऑर्गेनिज्म का वहाँ पर क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, या एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। चलिए देख लेते हैं इस पैराग्राफ के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है। एक एक लाइन को हम यहाँ पर समझते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। तो जो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या किया? एक परीक्षण किया। एग्जामिनिंग का मतलब होता है परीक्षण करना, किसी चीज़ के बारे में जानना, रिसर्च करना। उन्होंने एक परीक्षण किया। उसके बाद परीक्षण उन्होंने किस चीज़ पर किया? उन्होंने किस चीज़ का एक अवलोकन किया? कॉर्क की पतली स्लाइस का। कॉर्क की एक पतली स्लाइस ली और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है उसमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। वो स्ट्रक्चर कैसा था? हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसा उनको दिखा। और ये जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर में मैनी लिटिल कंपार्टमेंट थे। मैनी लिटिल कंपार्टमेंट यानी छोटे छोटे एक तरीके से एक रूम बने थे, या कह सकते हैं कि वो कंपार्टमेंट में डिवाइड था। जैसे मान लेते हैं कि एक कंपार्टमेंट ये, इसी से फिर दूसरा ऐड था, तीसरा ऐड था, इस तरीके से कंपार्टमेंट इसमें बने हुए थे। कॉर्क इज अ सब्सटेंस। कॉर्क क्या होता है गाइस? कॉर्क एक सब्सटेंस होता है विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। जो कह सकते हैं कि जो पेड़ की छाल होती है वही क्या होती है, या पेड़ की छाल से ही मिलता है। पेड़ की जो मोटी वाली जो छाल होती है उसी को हम कॉर्क बोलते हैं। दिस वॉज इन द ईयर 1665 में। ये उन्होंने कब देखा, या कह सकते हैं कि सेल को उन्होंने कब ऑब्जर्व किया? 1665 में किया था। जब इसका जो ऑब्जर्वेशन किया था वो उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में देखा था। यानी उन्होंने खुद ही ने रॉबर्ट हुक ने खुद अपने आप से ही सेल्फ डिज़ाइन किया था माइक्रोस्कोप, और उसमें उसको देखा था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। उन्हें जो बॉक्सेस उसमें दिखाई दिए थे उसको सेल बोला था। सेल एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, यानी छोटे कमरे।
दिस मे सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। अगर देखा जाए तो क्या एक एक छोटी घटना है और एक बेकार की घटना है, जिसका मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। बट लेकिन अगर हम बात करते हैं साइंस की हिस्ट्री की, साइंस की हिस्ट्री में क्या है, इसका वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत ज़्यादा महत्व है। दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। तो उन्होंने क्या है, इस सबसे पहले इसको देखा, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें एक सेपरेट यूनिट यानी अलग अलग यूनिट, एक कंपार्टमेंट मिलते हैं। और उस कंपार्टमेंट को या कहने का मतलब है कि उन्होंने जो कंपार्टमेंट देखे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। और बायोलॉजी में एक इसको क्या बोला, दीज यूनिट इन यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी। कहने का मतलब है कि आज के समय में भी इसको बायोलॉजी में सेल के नाम से जानते हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। चलिए सेल के बारे में और जानकारी हम एकत्रित करते हैं यहाँ से। सेल क्या होती है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको स्मॉल पीस की एक अनियन ले लेनी है। अनियन बल्ब, जो आप अनियन के पीस करोगे, काटोगे, तो इसका एक पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप वी कैन पील ऑफ द स्किन। अब आपको क्या करना है, एक फोर्सेप, एक चिमटी की सहायता से आपको इसकी स्किन को क्या करना है, अलग करना है। ऊपर वाली जो स्किन को, जिसको बोलेंगे एपिडर्मिस। इस स्किन आपको कहाँ से निकालनी है, जो कॉनकेव साइड होता है। कॉनकेव साइड जैसे मान लेते ये वाला, ये अनियन का ये अंदर वाला, ये वाला पार्ट, यहाँ से आपको अनियन की स्किन को निकालना है। इनर लेयर लिखा हुआ है, इनर लेयर ऑफ द अनियन। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। आपको जैसे ही आप स्किन को निकालोगे फॉरसेप की सहायता से, वैसे ही आपको तुरंत किस में रख देना है, इसको एक वॉच ग्लास में डाल देना है जिसमें वाटर होना चाहिए। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इसको प्रिवेंट करना है पील को, किससे, कि वो फोल्ड ना हो जाए और ड्राई ना हो जाए। वॉट डू वी डू वॉट दिस पील। अब आपको इस पील का क्या करना है, इस पील के साथ आप क्या करोगे। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। अब आपको एक ग्लास स्लाइड लेनी है, आपको उस पर कुछ ड्रॉप लेनी है वाटर की, और इस पर आपको जो स्मॉल पीस है उसको ट्रांसफ़र करना है, जो आपने वॉच ग्लास में रखा था। वॉच ग्लास से इसको किस पे लेना है, स्लाइड पर लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि श्योरिटी होनी चाहिए कि जो पील है वो परफेक्टली कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए स्लाइड पर, कहीं से फोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर फोल्ड होगा तो आप क्लियर सेल का डायग्राम नहीं देख पाओगे। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द। एक आपको पेंट ब्रश होता है, पेंट ब्रश लेना है आपको, पेंट ब्रश, और उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्लाइड पर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो अनियन का जो पील है, जिससे कि वो फोल्ड नहीं होगा और परफेक्टली फ्लैट उस पर आ जाएगा। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब आपको आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, या सेफ्रिन बोल सकते हैं। आपको 1-2 ड्रॉप्स जो आपने अनियन पील लिया है स्लाइड पर उस पर डालने हैं। आप इसलिए डालोगे क्योंकि आपको जो सेल है, सेल को क्या करना है, वहाँ पर कलर करना है, जिससे कि आप आसानी से उसके जो पार्ट हैं वो देख पाएँ। और फिर इसको क्या करना है, कवर स्लिप से कवर कर लेना है। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल। अब आपको जो स्लाइड उस पर जो कवर स्लिप से स्लाइड को कवर कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कोई बबल नहीं आने चाहिए। इसके लिए आप नीडल की हेल्प भी ले सकते हो, नीडल की सहायता से आप उसको कवर कर सकते हो, और आप अपने साथ में टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील। अब आप आपने जो स्लाइड बनाई है कैसी स्लाइड बन के तैयार हुई है, टेम्परेरी माउंट स्लाइड बन के तैयार हुई है। जैसे आप ऑब्जर्व आपको करना होगा स्लाइड को, किसमें, सबसे माइक्रोस्कोप में सबसे पहले लो पावर में देखना है, और उसके बाद हाई पावर में, यानी लो पावर का जो लेंस होता है उसमें देखना है, फिर हाई पावर लेंस में देखना है।
जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तब आप उसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है लेंस में। जो भी आपको दिखाई दे रहा है उस स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। जो आपने अपने पास नोटबुक रखी हुई है, ऑब्जर्वेशन शीट है, उस पर आपको जो भी डायग्राम आप देख पा रहे हैं उस पर ड्रॉ करना है। डज इट लुक लाइक फिगर 5.2? जो आपने माइक्रोस्कोप में देखा है और अपने नोटबुक पर उसको ड्रॉ किया है, क्या वो स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है? अगर बिल्कुल आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इट मीन्स आपकी जो स्लाइड है एकदम राइट बनी हुई है। तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। बीच बीच में आपको ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन बता देते हैं, सेल 3 चीज़ों से ही मिलकर बनी होती है। एक न्यूक्लियस होता है सेल में, दूसरा आप जो ब्लैक ब्लैक ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक वाला जो पार्ट है वो क्या है, इसकी प्लाज्मा है, प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं जिसको। तो इसके बीच में जो होता है लिक्विड फिल हुआ होता है। अभी हम आगे सारा इसके बारे में जानेंगे। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट ऑफ पील्स ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइज। अब आपको क्या करना है, अभी आपने जो अनियन की स्लाइड बना के तैयार की थी वो आपने हो सकता है स्मॉल साइज़ की लिया। अब आपको थोड़ी सी डिफरेंट साइज़ कहने का मतलब है, अगर आपने वो स्मॉल लिया तो एक बड़ी साइज़ की अनियन आपको लेनी है और फिर से आपको एक स्लाइड बना के तैयार करनी है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? अब आपको इसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, क्या ऑब्जर्व किया? डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर? ऑब्वियसली बात है, ये इसमें ये जानना चाह रहा है कि आपने जो स्ट्रक्चर देखा है वो सिमिलर दिख रहा है या उसके जैसे ही दिख रहा है। तो हमें यहाँ से साइज़ से कोई मतलब नहीं है, अनियन आपने किस साइज़ का लिया है, स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखेगा, दोनों का सिमिलर दिखेगा। क्योंकि अनियन कोई भी हो उसमें जो सेल जो प्रेजेंट है वो कैसी है, एक जैसी ही होती है, एक ही सेल होती है, कोई डिफरेंट सेल नहीं होती हैं वहाँ पर। व्हाट दीज स्ट्रक्चर? अब हम बात करते हैं व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। जो भी आपने स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं दोनों, वो स्ट्रक्चर क्या है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, एक जैसे ही दिखाई देंगे, ना कि डिफरेंट दिखाई देंगे। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग structure like an onion bulb. We find from this activities that onion bulb of different size have similar structure visible under a microscope। और बिल्कुल आपने जो भी डिफरेंट साइज की अनियन ली है, लेकिन उसकी जो स्लाइड्स है उनका जो स्ट्रक्चर है वो दोनों में ही सिमिलर दिखाई देगा। जब आप माइक्रोस्कोप में उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे के सिमिलर रहेगा। दीज सेल्स ऑफ अनियन फील विल ऑल लुक द सेम ही रहेगा रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ अनियन दे कम फ्रॉम। तो इस यहाँ पर एक साइज़ का कोई मतलब नहीं है, रिगार्डलेस है यानी इसका कोई मतलब ना होना। दोनों अनियन है, एक जैसे ही दिखने वाले हैं, कोई इसमें डिफरेंट नहीं होगा। दीज ऑल स्मॉल स्ट्रक्चर वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अनियन बल्ब। तो कहने का मतलब है कि जो स्मॉल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है तो वही अनियन की क्या है, एक बेसिक यूनिट है। एक सेल से दो सेल, इस तरीके से सेल वहाँ पर क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हैं और तभी वहाँ पर अनियन बना हुआ है। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, नॉट एली अनियन। ये जो प्रोसेस है वो केवल अनियन के लिए ही नहीं है, बट ऑल ऑर्गेनिज, सभी ऑर्गेनिज के लिए, दैट आर ऑब्जर्व अराउंड आर मेड ऑफ सेल। आप अपने आसपास में जो भी ऑर्गेनिज देख पा रहे हैं वो सभी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। हाउएवर दीज आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव वन देयर ऑन। तो कुछ ऑर्गेनिज ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। चलिए देख लेते हैं। सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सबसे पहले सेल्स को किसने डिस्कवर्ड किया था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। ही ऑब्जर्व, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो सेल है कॉर्क स्लाइस पर उन्होंने जो देखा था उसको किस में देखा था, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। जो पहले जो माइक्रोस्कोप हुआ करते थे, कहने का मतलब है जो वेल डेवलप्ड नहीं थे, जो रॉबर्ट हुक ने उसको बनाया था। लीवन हुक 1674, लीवन हुक एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1674 में क्या किया था, एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप में
एक सेल को डिस्कवर किया था, और जो सेल थी वो कैसी थी, लिविंग सेल थी, जो उन्होंने पॉन्ड वाटर से उसको लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने किस टाइप की सेल को ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने डेड सेल को किया था। जो कॉर्क से ली थी वो डेड सेल थी। लिविंग सेल की बात पूछी जाए तो किसने किया था, लीवन हुक ने किया था। और इसकी सन भी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपसे केवल ये पूछा जाता है कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था, तो वो रॉबर्ट हुक ने ही किया था। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया, 1831 में सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। यानी सेल, जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको डिस्कवर्ड सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए उसके बाद पुरकिंजे ने 1839 में जो सेल है, सेल का जो फ्लूइड पार्ट होता है, फ्लूइड सब्सटेंस जो होता है, जो सेल के अंदर फिल होता है, उसको क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर्ड किया, तो वो किसने किया, पुरकिंजे ने 1839 में किया था। उसके बाद सेल की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे, दो बायोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा सेल की थ्योरी दी गई थी, स्वेडन और श्वान। स्वेडन 1838 और 1839 में श्वान ने, इन्होंने एक सेल की थ्योरी बना के तैयार की थी। सेल की थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था कि जो प्लांट और एनिमल है, ये दोनों ही किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल ही इनकी एक बेसिक यूनिट होती है, जो इन्होंने एक प्रेजेंट की थी दोनों साइंटिस्ट ने मिलके। उसके बाद इन दोनों साइंटिस्ट के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए थे वो थे बिरचॉ थे। इन्होंने क्या बोला था कि जो सेल थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, फर्दर एक्सपेंडेड बाय बिरचॉ 1855 में। इन्होंने सजेस्ट किया था कि सेल जो होती हैं वो कहाँ से बनती हैं, प्री एजिटिंग सेल से, यानी जो पहले से कोई सेल है वही सेल का डिवीजन करती है, यानी डिवाइड होती हैं और उसी से नई सेल बन के तैयार होती है। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, तो ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब रिसर्च किया गया था 1940 में, तब इसके बारे में पता चला, किसके बारे में पता चला, सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, कि सेल के अंदर और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसको उन्होंने सेल ऑर्गेनल्स बोला, या कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होती हैं सेल में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब उसको देखा गया तब उसके बारे में पता चला। आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप सेल ऑर्गेनल्स को नहीं देख पाओगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू आप ये जान पाओगे कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जैसे गाइस कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। The invention of magnifying lens lead to the discovery of microscopic world. It is now know that a single cells may constitute a whole organism as in amoeba. So कहने का मतलब है यहाँ पर the invention of magnifying lens, जब एक मैग्नीफाइंग लेंस का आविष्कार हुआ, जब उसको खोजा गया, तभी एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बना। इट मीन्स एक माइक्रोस्कोप बन के तैयार हुआ, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। इट इज़ नोन नाउ दैट अ सिंगल सेल में कंसिस्ट होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। तो कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपने आप में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अमीबा की। और इसके अलावा बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया हुआ, पैरामीशियम हुआ। दूसरा ये एल्गाई है, क्लामिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे इसके अंदर आते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, और इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी एक ही सेल से बने हुए, इसमें कोई अलग से स्पेशलाइज सेल नहीं होती। कहने का मतलब है कि इनकी जो बॉडी है, एक ही जो सेल है वही डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करेगी, वही जैसे ब्लड पंपिंग का काम करेगी। एक तरीके जो भी काम होगा, जैसे हमारी बॉडी अलग अलग फंक्शन होते हैं, एक्सक्रिएशन सिस्टम अलग होता है हमारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, तो इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, केवल एक ही सेल होगी वही सारे फंक्शन करेगी। यानी कंप्लीट यूनिसेलुलर जो है एक ही सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड
many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body part in मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी सारी सेलों के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं और इनकी जो सिंगल बॉडी है वो एज्यूम डिफरेंट फंक्शन यानी अलग अलग फंक्शन को एज्यूम करती है और इसीलिए इनकी जो सेल्स है, इनकी जो बॉडी है वो अलग अलग सेल में डिवाइड होती है और काफ़ी सारी सेल मिलके एक बॉडी का निर्माण करती है, इसीलिए इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी यानी मैनी। सच एज सम फंजाई, इसके अंदर आपके फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स आएंगे। कैन बी फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो नेम है उनको फाउंड करना है और आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम सिंगल सेल। हाउ, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी किससे मिलकर बने हैं? सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। कहने का मतलब है कि मल्टी सेलुलर बाद में आए, पहले यूनिसेलुलर ही हुआ करते थे। और कैसे भी ना कैसे उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी को इवॉल्व किया, अपनी बॉडी को मॉडिफाई किया और वो मल्टी सेलुलर बन गए। तो आज भी अगर जो भी ऑर्गेनिज्म है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम भी पहले सिंगल सेल होते हैं और बाद में मल्टी सेलुलर होते हैं। ऐसा इसलिए बोला गया है, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गैमेट होते हैं, गैमेटों का जो फ्यूजन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अगर हैप्लॉइड नहीं होते हैं तो इस जैसे ह्यूमन बींग्स के जो गैमेट है वो डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉइड नहीं होते, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो डिप्लॉयड है। ये डिपेंड करता है कि जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं, हैप्लॉइड बॉडी से आ रहे हैं या डिप्लॉयड बॉडी से। अगर हैप्लॉइड बॉडी से मिले हैं तो जो गैमेट है वो हैप्लॉइड ऑलरेडी होंगे, उनको हैप्लॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिप्लॉयड है तो वहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं म्यूसिस सेल डिवीज़न होता है, जिसके थ्रू म्यूसिस क्या करती है, ये सेल को रिड्यूस करती है। रिड्यूस यानी आधा कर देगी, हाफ कर देगी और इसको भी क्या बना देगी? हैप्लॉइड बना देगी। फिर जो गैमेट हैं, मान लेते हैं कि मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे और जायगोट क्या है? डिप्लॉयड हो जाएगा। तो सेल डिवीज़न के लिए कोई भी फ्यूजन होता है गैमेटों का, पहले उनको क्या करना पड़ता है? हैप्लॉइड बनाना पड़ता है। अगर हैप्लॉइड पहले से होते हैं तो वह माइटोसिस प्रोसेस होती है। माइटोसिस प्रोसेस में सेल को रिड्यूस नहीं होती, वो सेल की जो संख्या है उसको जैसी है वैसे ही रहने देती है, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आते। सेल्स डिवाइड टू बी प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ऑन काइंड, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एजिटिंग सेल्स। तो सेल डिवीज़न के थ्रू क्या होती है? एक न्यू सेल बनती है और प्रत्येक सेल है वो अपनी ओल्ड सेल से, यानी जो प्री एजिटिंग सेल्स है उन्हीं से डिवाइड होकर, एक सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर सेल का डिवीज़न होता है, या कह सकते हैं न्यू सेल्स वहाँ पर बनती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। लुक एट फॉलोइंग। तो कुछ ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप की सेल्स दिखाई देती हैं, जो डायग्राम में यहाँ पर दी हुई है उसको हम देख लेते हैं। ये सेल्स यहाँ पर दिखाई गई है, ह्यूमन बींग्स की दिखाई गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल जो हमारी बॉडी में मसल्स जो होती हैं वो स्मूथ मसल सेल से बनी हुई होती हैं। आप मसल सेल्स के बारे में आगे चैप्टर में काफ़ी डीपली पढ़ने वाले हैं, उसमें मसल सेल्स के बारे में काफ़ी डीपली बताया गया है कि कितने टाइप की होती है, कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, कहाँ पर कैसी मसल सेल्स पाई जाती हैं, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ब्लड सेल्स, जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। हमारा ब्लड है 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इन 4 चीज़ों से मिलकर हमारा जो ब्लड है बना होता है, अलग अलग सेल्स होती है जिससे ब्लड बनता है। उसके बाद नेक्स्ट सेल आपको दिखाई दे रही है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी के लिए होती है लेकिन ये ह्यूमन बींग्स की दिखाई गई है। नर्व सेल्स ये हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखती है। कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड भी है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि हमारी सर से लेके पैर तक
पूरी होल बॉडी में जो भी टिश्यू पाया जाता है इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो ब्लड हमारी पूरी होल बॉडी में होता है, बॉडी भी बोन भी होती हैं, नर्व सेल्स भी होती हैं। लेकिन नर्व सेल्स का एक मेन काम ये होता है कि हमारे ब्रेन से बॉडी को कनेक्ट करके रखना। ये नर्व सेल्स, काफ़ी सारी नर्व सेल्स होती हैं छोटी छोटी, जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में फैली हुई होती हैं, और ये स्पाइनल कोड से ऐड होती हैं। जो स्पाइनल कोड है उसको जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करके वहाँ तक पहुँचाती है। स्पाइनल कोड ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देती है, और ब्रेन क्या करता है, दोबारा से रिटर्न हमारी जो भी मसल्स वगैरह इनको इन्फॉर्म करता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी ने किसी हॉट फ्लेम को टच किया है, तो उसको कैसे पता चलेगा, वो नर्व सेल्स क्या करेगी, पूरी बॉडी में उसको एक तरीके से इंफॉर्मेशन है कैरी कराएगी, और ब्रेन को जब पता चलेगा कि जो भी हॉट फ्लेम है उसको आपने टच किया है वो आपके लिए हार्मफुल है, फिर आप एकदम से क्या करोगे, अपने हाथ को वहाँ से उठा लोगे। उसके बाद है नेक्स्ट बोन सेल। तो ये आपकी बोन्स में प्रेजेंट होती है। फैट सेल, आपकी जो बॉडी का फैट होता है उसमें ये मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पर्म जो मेल गैमेट होता है, और ओवम जो फीमेल गैमेट होता है। तो ये दोनों फीमेल गैमेट है जो क्या है, मेल गैमेट के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा होता है, और मेल गैमेट है वो छोटा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। तो सेल का शेप और साइज है वो रिलेट करता है एक सेल का जो स्पेसिफिक फंक्शन या परफॉर्म होता है, कि कौन सी सेल किस टाइप का काम करती है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही उसका जो सेल है जो शेप और साइज है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। कुछ सेल हैं जो अपनी शेप को कंटिन्यू चेंज करती रहती हैं। जैसे अमीबा की बात करते हैं, अमीबा अपने साइज को इसलिए चेंज करता है गाइस कि अमीबा एक यूनिसेलुलर है, उसमें मूवमेंट करने के लिए कोई पर्टिकुलर सेल नहीं होती जिससे वो मूव कर पाए। तो वो क्या करता है, अपनी ही बॉडी की जो अपनी ही सेल है उसको वो इस तरीके से मूव कराता है, या शेप चेंज करके अपने आप को मूव करा पाता है। इन सम cases the cell shape could be more or less fixed, peculiar for a particular type of cells. For example, nerve cells have a typical shape. तो कहने का मतलब है कि कुछ सेल ऐसी होती हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं, अपने शेप को, अपने साइज को बिल्कुल चेंज नहीं करती, जिसको टिपिकल शेप होती है, जिसमें आपका नर्व सेल आ जाएगी। नर्व सेल अपनी साइज को कभी भी चेंज नहीं करेगी। Each living cells has the capacity to perform certain basic function। यानी जो प्रत्येक जो लिविंग सेल्स होती हैं उनमें एक कैपेसिटी होती है किसी काम को करने के, किसी परफॉर्म को करने के लिए, जो क्या होता है, दैट आर करेक्टराइज ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टराइज है, एक तरीके से क्या है, उनका एक परफॉर्म करने का, काम करने की एक कैपेसिटी है, क्षमता है। हाउ डज आ लिविंग सेल्स परफॉर्म बेसिक फंक्शंस। किस जो लिविंग सेल है वो किस तरीके से बेसिक फंक्शन का, या कह सकते हैं किस तरीके से वो परफॉर्म करती है। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो उनमें क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, यानी लेबर और डिवीजन यानी श्रम डिवीजन। जैसे मान लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो पर्टिकुलर जो ऑर्गन है वो किस तरीके से वर्क करेगा, किस तरीके से कार्य करेगा, उसी के अकॉर्डिंग उनमें सेल डिवीज़न होगा। जैसे हार्ट है, हार्ट का काम है ब्लड पंपिंग, तो वहाँ पर सेल का डिवीज़न या उसी टाइप की सेल बनेगी जो ब्लड को पंप कर सके। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट, वही बताया गया कि इसका मतलब यही है कि जो डिफरेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का वो परफॉर्म करेगा डिफरेंट फंक्शन को। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट पंप। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट है वो क्या करता है, हार्ट टू ब्लड पंप, यानी हार्ट से ब्लड को पंप करेगा। स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, और स्टमक क्या करेगा, फूड का डाइजेशन करेगा। इसी तरीके से सिमिलरली डिविजन्स ऑफ लिवर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल इन मैनी केसेज। इसी तरीके से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सेल का डिवीजन होता है, लेवर ऑफ डिवीजन। In fact, each such cells has got certain specific component within
इट नो एज सेल ऑर्गन। तो सेल को एक स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक कार्य करने के लिए, कहने का मतलब है कि सेल जो है किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म करा पाती है, सेल अपने आप को किस तरीके से मैनेज करके रखती है, तो उसके लिए क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो सेल को क्या करते हैं, उसको परफॉर्म करा पाते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल्स ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसी टाइप के जो सेल ऑर्गेनल्स है वो स्पेशल फंक्शन करा सकते हैं। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन सेल। जैसे मान लेते हैं कि सेल में कोई न्यू मटेरियल बन रहा है, सेल दूसरा अगर सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल है, उससे सेल को क्या करना है, क्लियर करना है, बाहर निकालना है वेस्ट मटेरियल को। तो ये सारे जो परफॉर्म है वो कौन कराते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कराते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। A cell is able to live and perform all its function because ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। तो सेल में एक एबिलिटी होती है जो अलग अलग परफॉर्म, अलग अलग काम कर सकती है। वो किसके कारण होता है, ऑर्गेनल्स के कारण होता है। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड। इसीलिए इसी के बेस पर सेल को क्या बोला गया है, एक बेसिक यूनिट बोला गया है सेल को। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी सेल्स के अंदर सेम सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि उसके काम क्या है और व्हाट ऑर्गेनिज दे आर फाउंड इन, और किस टाइप के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर मिलते हैं। तो सभी में सेम सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, किसी में अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी नई न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उससे नोटिफिकेशन मिल सके। इसमें हम पूरी कंप्लीट NCERT को कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।